गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ, सर नोट्स में वो वीआई एडिटर का वो शॉर्टकट वो नहीं था सर क्या? वी आई एडिटर का क्या चाहिए? कमांड। जी सर। वी आई एडिटर का कमांड भेजा तो था ना? सर वो वैसे उस दिन हम क्लास नहीं कर पाए थे एक्चुअली, अच्छा, तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में है ना, हाँ, ठीक। वी आई मिल एडिटर का मिल नहीं पाया था हमको। हमने हालांकि भेजा था। देख लेते हैं वी आई एडिटर का। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बाकी सर ये यूनिक्स लिनक्स कमांड रेफरेंस ये कमांड तो है अपने पास। हाँ हाँ, एक वीआई एडिटर का पढ़ा रहे थे नहीं, क्या? वी आई एडिटर का भेजा था हमने। वो शायद आपके पास नहीं हुआ। अच्छा सर, हमको भेज। देख, ये वाला हमने हाँ भेजा सर, था उस दिन वी हम आई कमेंट में। एडिटर का। ये पूरा चैट बॉक्स में है, उसको डाल दीजिए। चैट बॉक्स में है सर, हाँ, अच्छा। चैट बॉक्स में क्लिक कर दो, वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत सारा चीज रहता है, मतलब ढेर सारा मिल जाता है उसमें। मगर सबका अलग अलग तरीका है लिखने का। जैसे अभी इन्होंने लिखा है भाई, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। आप समझना है तो उसमें समझ जाएं। मगर कमांड को शॉर्ट में ही आप पढ़ लें। जितने कमांड है। जी जी सर। हाँ, तो डिटेल का कोई मतलब नहीं। चाहे तो इसको भी हम भेज देते हैं। मतलब इसमें क्या है, कहीं डिटेल में मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। नहीं सर, जो सिलेक्टेड है हाँ, सर वही मैं तो वही उलझ बस पढ़ो, जाते हैं फिर। वही पढ़ो। हाँ। और जो हमने जो भेजा है ना, हाँ। उसमें सही दिया है। कैटेगराइज करके दिया हुआ है। जी सर। चलें, ठीक है, इसको बंद करते हैं। आज से हम अपना सिलेबस देख लें। अब अपना जो है, बेसिक ऑफ सी समझ लो हो गया है। ये सॉरी, लिनक्स या यूनिक्स कमांड जितना हो उतना हो गया, गुड इवनिंग सर। सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा मतलब डीपली में अपन को नहीं पढ़ना है। जैसे सेल प्रोग्रामिंग हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि उससे आता नहीं। जनरली आप याद करिएगा, वी आई कमांड, वी आई एडिटर कमांड, और जनरल यूनिक्स कमांड, ये आपको याद रहना चाहिए। और कर्नल कर्नल का क्या काम है, यदि इतना याद है तो आपको वही आना है। और थोड़ा सेल प्रोग्रामिंग का जनरली इको कमांड हो गया। बाकी ये फेल्स ये सब लगता है तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। ठीक है, तो उतना हमको नहीं करना है। तो इसके बाद हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा जावा, एक दो ग्राफिक्स, और तीन डाटा कम्युनिकेशन, चार चार यूनिट मतलब अपना और बचेगा। एक ये है, पाँच। चलिए, तो आज हम सी प्लस प्लस में इतना देखेंगे। कल हो सकता है ये देख लेंगे। क्योंकि सी आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें अब तब हमारा टाइमिंग कम लगना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने सी पढ़ाया हुआ है। तो डेटा टाइप जो सी के हैं वही होते हैं, कीवर्ड लगभग वही होते हैंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ सेम होती है, तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। इसमें मेन जो क्वेश्चन आता हैगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमेशा दो क्वेश्चन बनता है, केवल पहले टॉपिक से ही, फर्स्ट टॉपिक से ही आपको दो बन जाता है। यहाँ पर सी एलिमेंट ऑफ सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। फिर फंक्शन, फिर क्लास और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता हैगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा पढ़ेंगे। डिराइव क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉइंटर। मतलब दिया तो ऐसा है कि पूरा सी प्लस प्लस ही है। सी प्लस प्लस मतलब पूरा एक बुक ही दे दिया है। इसलिए क्या, मेन टॉपिक दे देता है। अब मेन टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल होती हैं। ठीक है, ये एक एक चैप्टर है। यदि आप बीसीए किए हैं या पीजीडीसीए किए हैं
तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट ले लें तो यही आपका 10-12 पेज में हो जाता है। फिर एलिमेंट ऑफ सी ले लें तो इसके काफ़ी पेज हो जाते हैं। फंक्शन अपने आप में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का रहेगा पूरा। तो अपन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि सुनील सुनील साउंड बंद रखो। सुनील सर आप ही म्यूट कर दीजिए वहां से। म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। हाँ। चलो तो देखते हैं, समय ज़्यादा नहीं गवाते हैं। C++, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन टू सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी अपन पढ़ रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अभी जो सी जो हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या हमका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच अपने जनरली होता है। मतलब हम क्या करते हैंगे, ऊपर से नीचे प्रोग्राम लिखते हैंगे। मतलब अभी जब हमने किया था जो हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है हमने ये जो आपका सी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोसीजर है रहा, ठीक है। इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। कहीं पर हमने स्ट्रक्चर का मतलब यूज किया है, स्ट्रक्चर और यूनियन का यूज किया है, ठीक है। इसके माध्यम से भी प्रोग्राम के कुछ लाइनों को हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर करने की कोशिश किया, उसमें कंबाइन करने के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब ऑब्जेक्ट पर आधारित नहीं था, रियल वर्ल्ड में नहीं था, ठीक है। डाटा हाइटिंग बहुत सारी पे मतलब कॉन्सेप्ट जो थे इसके, जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं वो नहीं थे। इससे एडवांस सी से ही बना हुआ है। यदि हम बोले सी से डिराइव किया गया है C++, सी से C++, और C++ और सी के फीचर को यदि ऐड कर देते हैं और कुछ नया फीचर है तो फिर जावा बनता है, ठीक है। मतलब सी जिससे बन गया उससे C++ भी इजीली बनेगा, और यदि जिसने सी और C++ पढ़ा हुआ है उससे जावा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, C++ और जावा के सारा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, और आपका C++, ठीक है। मतलब C++ समझ रहे होगे, सी से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है C++। इसके इतिहास इतिहास में ज्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में इसको ऊप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है UP का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा। मतलब अभी जो हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज, वो क्या था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोल सकते, जिसमें फंक्शंस के माध्यम से कोई ऑपरेशन को डाटा में परफॉर्म करते रहे। मतलब मेन फंक्शन आपने देखा होगा, MEIN मेन फंक्शन, या फिर हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, ऐड सब्ट्रैक्ट, इस टाइप से फंक्शन बनाया, उसी के माध्यम से हम डेटा में काम करते हैं। डाटा जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा तो समझ लीजिए इंटीजर जो लिखते हैं ना, इंटीजर ABC, इसी को डाटा बोलते हैं। उसी में डाटा स्टोर होना हैगा, या एरे हो गया कुछ भी, या स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ये सब आपका डाटा कहलाता है। तो कोई भी कार्य यदि हमको फंक्शन ऑपरेट करना तो डाटा में ही करते हैं। जैसे दो संख्याओं को ऐड करना तो आपको डाटा देना पड़ेगा। फर्स्ट संख्या बोला, फर्स्ट एंटर द फर्स्ट नंबर आपने दिया 10, एंटर द सेकेंड नंबर 10, तो ये क्या है, डाटा है। उसी में ऑपरेशन यदि कोई फंक्शन लगा लिया कि भाई ऐड करिए, तो दो संख्याओं को ऐड कर रहा, दैट इज द आपका ऑपरेशन हो जाएगा कि एडिशन हो गया। जबकि क्या होता है, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कंटेन द बोर्ड डाटा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और डाटा और फंक्शन जो होंगे एक साथ होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता ये है कि डाटा और फंक्शन एक साथ रेफर कर दिया जाता है, उसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है।
अभी धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटा और फंक्शन एक साथ होते हैं, जबकि सी में डाटा और फंक्शन अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डाटा और फंक्शन को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद जो एक नाम बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्लास बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सेवरल एडवांटेज, ठीक है, ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब सी के अपेक्षा सी प्लस प्लस में क्या फायदे हैं, तो ऊप से जब फास्टर और इजियर टू एग्जीक्यूट। सबसे पहला होता है कि आपका सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में इंटरप्रेटर का भी यूज होता है और कंपाइलर भी रहता है। तो इसका क्या होता है, क्योंकि सी में कंपाइलर है, सी प्लस प्लस में आपका इंटरप्रेटर है। तो इसके कारण क्या होता है, जो वाइट कोड जनरेट होता है वो आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। इसका अपन डिटेल में देखेंगे, तो ये एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। दूसरा, वो प्रोवाइड द क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम का एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। क्लियर स्ट्रक्चर दैट मीन्स हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो एक स्ट्रक्चर होगा कि क्या हम करना चाहते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे हम बैंक ले लें, जैसे बैंक ले रहे हैं तो एक बैंक जो हो गया मेन एक एंटिटी हो गया, बैंक एक मेन एंटिटी हो गया, ठीक है। यदि हम उसकी क्लासेस की बात करें तो क्या होगा, जैसे आपका अकाउंट, वो अकाउंट में एक अकाउंट हो गया। अकाउंट के अंदर भी यदि जाएं तो सेविंग अकाउंट होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, रिकरिंग अकाउंट हो सकता है, किस टाइप से अकाउंट है, टाइप्स होगा। तो वो भी अपने आप में एक बंच रहेगा या एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे। मतलब इसमें क्या है, सारा प्रोग्रामिंग जो करना है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में करना है, क्लासेस के फॉर्म में करना है, ठीक है सारा। oops help to keep the C++ code dry, don't repeat yourself। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि सी प्लस प्लस में जो भी हम कोड रखते हैं वो ड्राई रहता है, मतलब सूखा। इसका मतलब एक बार यदि आपने कोड लिख लिया है तो उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। डोंट रिपीट योर सेल्फ मतलब आपको वही प्रोग्राम को लिखना नहीं बार बार, उसको जस्ट कॉल कर लीजिए। मतलब एक प्रोग्राम यदि हमने बनाया हुआ है, अब उसको चाहे आप अनदर प्रोग्राम बनाते हो, यदि कुछ फंक्शनैलिटी उसमें ऑलरेडी है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने कुछ फंक्शन से एक क्लास में बना दिया है या एक प्रोग्राम में हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है और वो बार बार यूज हो रहा है, तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि आपका फाइंड का है, पर्सनल नंबर फाइंड करना, जैसे फैक्ट्री का है तो आपने प्रोग्राम बनाया कि पर्सनल नंबर फाइंड करना। जैसे हमने बोला 81305, ये किसका पर्सनल नंबर है, फाइंड आउट किया, तो फाइंड का एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब वो प्रोग्राम जो है वो सैलरी में भी काम आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका जो सेक्शन की डिटेल के में भी काम आ जाएगा। यदि आप पीस वर्कर है तो पीस वर्कर में भी काम आ जाएगा, किस पर्सनल नंबर ने कितना काम किया। तो फाइंड का जो प्रोग्राम होगा एक ही बनेगा, और जहां जहां आपको यूज करना वहां वहां यूज कर लीजिए। तो वही चीज बोला है कि जो oops हेल्प टू कीप द सी प्लस प्लस कोड ड्राई, मतलब उसको कोड को जो है वो कहीं ना कहीं संक्षिप्त करके रखता है, ड्राई करके रखता है। और डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन मॉडिफाई डिबग। इससे क्या होता है कि किसी भी कोड को मेंटेन करना, डिबग करना, डिबग माने उसके एरर को अलग करना, तो डिबग करना, मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। जैसे हमने बोला ऐड में एरर आ रही तो ऐड में ही जाना है, फाइंड में एरर आ रहा तो फाइंड वाले मॉड्यूल को देखना है, सारे मॉड्यूल को नहीं देखना है। उस मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। मतलब उसकी मदद से यदि आप प्रोग्राम बनाते हो तो एप्लीकेशन को रीयूजेबल बना सकते हो। मतलब क्या है, कुछ प्रोग्राम जो बने हुए हैं उन्हीं को यूज करके आप प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हो, कम से कम कोड लिखकर, विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, जबकि सी में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। सी में यदि सिमिलर भी कोड लिखना पड़ रहा तो बार बार लिखना पड़ता है। जैसे दो प्रोग्राम है एक दूसरे को लिंक नहीं कर सकते रहे, सी में क्या होता है, जैसे आपने 2 या 3 प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, तो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते रहे। सी प्लस प्लस में ये होगा कि एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम बना लीजिए, यदि
फर्स्ट प्रोग्राम के कुछ कोड्स को आप यूज करना चाहते हो थर्ड प्रोग्राम में, तो उसको लिंक किया जा सकता है, वहां से हम कुछ फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है कि यदि पुराना कोड यदि पहले से बना हुआ है, कोई एप्लीकेशन बना हुआ है, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपका सी प्लस प्लस देता है, और इससे फिर जावा भी देता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट जावा में है, तो जावा में भी रहेगा। यहाँ पे यदि हम समझें कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है, मेन चीज है आपका क्लास और ऑब्जेक्ट, जिस पर पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। यदि सिंपल भाषा में देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर टू मेन एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब ऊप्स का यदि मेन यदि वो थीम समझा जाए तो दो ही चीजें जिसने समझ लिया है कि क्लासेस ऑब्जेक्ट, तो वो आपका सी प्लस प्लस समझ जाता है, क्योंकि इसी पर पूरी प्रोग्रामिंग बेस होती है। जैसे बताया हुआ है, ये जैसे फ्रूट्स है, फल। फल क्या है, एक वर्गीकरण है, क्लास है, ठीक है, एक वर्ग बोलेंगे ना फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में यदि हम फ्रूट्स बोलते हैं तो फल, अब फल में कौन सा, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स जो है आपका क्लास को डिनोट कर रहा है, ये क्लास है, जबकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर बताया गया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास मतलब फ्रूट्स माने फल, क्लास हो गया। ऑब्जेक्ट बात करें तो एप्पल, तो एप्पल में ये फ्रूट्स के गुण होंगे ना, फ्रूट्स माने फल। अब फल जैसा होता है, फल के सारे गुण एप्पल में भी होंगे, बनाना भी एक फल है, मैंगो भी एक फल है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसी प्रकार जैसे बोला है कार, कार क्या है, क्लास है। अब कार में यदि अलग अलग बोला जाए कि वोल्वो या ऑडी या टोयोटो, ठीक है, कार का कोई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ये मतलब ये कार का ऑब्जेक्ट है। यदि हम वर्ड बोले, वर्ड्स, वर्ड्स क्या है, लाइव वर्ड, मतलब यदि देखे हैं तो रियल वर्ड का एक पक्षी है। अब पक्षी में भी हो सकते हैं कि भाई कुछ जो होते हैंगे उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ रेंगने वाले पक्षी हैं, कुछ फेदर वाले हैं, कुछ फेदरलेस पक्षी हैं। तो पक्षियों के जो टाइप्स होंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि वर्ड्स में पैरेट, अब पैरेट बोल दिए, आउल बोल दिए, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि हम स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट क्लास है, मतलब ये एक पूरे वर्ग को डिनोट करता है, छात्र के वर्ग को। अब छात्र के वर्ग को करता है, मगर यहाँ पे यदि हम राम कर दें तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये राम। इसके बाद हम श्याम कर दें तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब राम का कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट ही कहलाएगा, राम, श्याम भी स्टूडेंट कहलाएगा। हो सकता है ये 9th क्लास में हो, ये 10th क्लास में हो, ठीक है, दोनों का आपका हो सकता है एड्रेस अलग अलग हो, परंतु स्टूडेंट कहलाएंगे। तो इस पर मतलब पूरी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, मतलब एक क्लास होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, क्लास बनाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, फिर उसके वेरिएबल बनाया था, तो इसमें हम क्लास बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट में डिफरेंट है कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्लास आप समझ गए होंगे, रियल वर्ल्ड का कोई भी मतलब मेन जो है, जो समझ लो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता हो, ठीक है, तो वो आपका क्लास है। द बेसिक टर्मिनोलॉजी यदि हम देखें सी प्लस प्लस में, तो हमको पढ़ना पड़ता है ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड और इंस्टेंस। ये चार शब्द जो है आपको बार बार प्रोग्रामिंग में आएंगे, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो सी प्लस प्लस की, ये चार शब्द आते हैं। तो पहला जैसे ऑब्जेक्ट आता है, तो इंस्टेंस ऑफ द क्लास, किसी भी क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस माने प्रारूप, क्लास का टेम्पलेट बोल सकते हैं इंस्टेंस, ठीक है। जैसे हम बताएं कि एक क्लास यदि हमने बनाया हुआ है, जैसे देखें इसको थोड़ा, जैसा सी में हमने किया था उसी टाइप से यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमने बोला ये कार है, ठीक है, आपने बोला ये कार है। कार क्या है, एक ये क्लास है, ये आपका क्लास है। यदि इसका ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब यदि हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे हमने बताया था कि अल्टो, जैसे हमने बना दिया एक अल्टो हो गया,
ठीक है। एक जो हो गया ऑडियो हो गया, ये आपका दो ऑब्जेक्ट है। तो कार का जो क्लास होगा, यदि हम मैं बोले कार क्लास यदि हम बना रहे हैं, तो एक हम क्लास बनाएंगे कार। तो कार में क्या होगा, उसका मतलब कंपनी होगा, किस कंपनी का वो है, एक कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसका। ठीक है। अब कंपनी के बाद हो सकता है उसका रेट भी आप एक बना सकते हो कि रेट बना सकते हो। इसके बाद कलर बना सकते हो कि किस कलर का हैगा, मतलब उसके क्या है, फिर स्टेयरिंग हो सकती है, पावर है या आपका स्टैंडर्ड स्टेयरिंग है, किस टाइप से है, 4 सीटर है, 5 सीटर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सब। तो मतलब ये आपने क्लास बना दी कार, और ये एक कंपनी हो गया, रेट हो गया, कलर हो गया। अब इसी का क्या होता हैगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब ये क्या है कि स्ट्रक्चर हो गया, ये आप इसको बोल दिए आप स्ट्रक्चर है या क्लास है। अब इसी का इंस्टेंस बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो आप क्या करेंगे, एक नया यदि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि कार का हमने बना दिया, समझ लो अल्टो, एक अल्टो बनाया। ठीक है। तो यदि अल्टो आपने बनाया हुआ है और ये कार से ही ले रहे हैं, कार का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये भी पूरा सिंटेक्स नहीं है, ये सब कार के ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अल्टो। तो अल्टो में भी सारे गुण आएंगे, यदि अल्टो क्लास बनेगी तो अल्टो में क्या आ जाएगा, आपका कंपनी भी आ जाएगा। ठीक है, आपका रेट भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। बाकी इसके खुद के गुण रहेंगे। ठीक है। यदि अल्टो के बोले तो इसका यदि साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, हो सकता है इसका रेट खुद का चेंज हो। ठीक है। कलर इसका कुछ का अलग हो, अल्टो में जो आ रहा है, जैसे आपका टायर रहता है ना कि लग्जरी में है, आपका स्टैंडर्ड में है, किस टाइप से है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही है कि कार कार का ये जो आपका ना क्लास बनाया, और उसके बाद इसके प्रारूप जितने भी बनाएंगे वो सब आपका ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर अल्टो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट यदि हमने बना दिया है तो ये क्लास हो जाएगा, परंतु यदि हमने स्टूडेंट 1 बना दिया है, स्टूडेंट 1 मतलब नाम हो सकता है राम का, फिर स्टूडेंट 2 हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट। तो बोला है कि किसी भी क्लास होगा, क्लास का जो इंस्टेंस होगा, क्लास का जो प्रारूप बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस वर्किंग एंटिटी ऑफ अ क्लास, ये क्लास की एंटिटी की तरह ही काम करेगा। जैसे क्लास में फंक्शंस होंगे, क्लास में और डाटा होगा, वो सारे चीज वाक्य ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसी का प्रतिरूप बनेगा पूरा। क्लासेस क्या होती हैं, दिस इज द मॉडल, मतलब ये मॉडल है या स्टैंडर्ड अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट कैन डू। ऑब्जेक्ट क्या करेगा उसकी कैपेबिलिटी सारी क्लास में रहेगी। तो क्लास एक्चुअली क्या है, क्लास बोले तो फंक्शन और मेथड दोनों रहेंगे क्लास में। जैसे हमने एक क्लास बनाया है, सपोज आपने क्लास का नाम दिया है एक, ये C++ में क्लास बनाया है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट बना दिया, यहाँ पर वेरिएबल डालेंगे इंटीजर, रोल नंबर डाल दिया। ठीक है, रोल नंबर कर दिया, उसका नेम का वो इंटीजर ये सॉरी स्ट्रिंग कर दिया, इसमें स्ट्रिंग भी चलता है, स्ट्रिंग में हमने नेम कर दिया। ठीक है। और समझ लो ये क्लास कर दिया, किस क्लास का है, तो क्लास में आप कैरेक्टर भी ले सकते हो चाहे तो, क्लास। तो ये आपका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से क्लास बन गया। तो क्लास क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, इसी के अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन करेंगे एक्चुअली। ठीक है, जैसे हम फंक्शन बोल दिए कि वाइड गेट डाटा, ये डाटा को गेट करेगा। ठीक है। अब अपन ने जैसे एक बना दिया वाइड शो डाटा, एक बना दिया वाइड रिजल्ट। तो मतलब ये क्या है, ये आपका मेंबर कहलाएंगे, डाटा मेंबर इसको बोलते हैं, डाटा मेंबर। और ये जो कहलाते हैं ये मेथड्स या फंक्शंस, मेथड बोल सकते हो इसको, आप फंक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, फंक्शंस बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एक क्लास के अंदर जनरली डाटा होता है, डाटा मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब डाटा कहलाता है, और फंक्शंस को कहलाते हैं मेथड्स। तो क्लास क्या होता है, इन्हीं को कंबाइन करता है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कंबाइन या रैपिंग द डाटा मेंबर्स, जो भी आपका डाटा होगा और फंक्शंस को होगा एक यूनिट में कंबाइन करना, उसी को अपन क्लास बोलते हैं। तो दिस इज द मॉडल स्टैंडर्ड अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे ये क्लास स्टूडेंट एक बनाया हुआ है क्लास, ठीक है, ये पूरा समझ लो टेम्पलेट है, तो ये क्या काम करेगा, ये रोल नंबर लेगा, नेम लेगा, क्लास लेगा, ठीक है, मतलब इसमें 3 डाटा ये बता रहा है, ये क्या करेगा, ये 3 डाटा रखेगा अपने पास, और उसमें गेट डाटा फंक्शन होगा जो यूजर से इनपुट लेगा, शो डाटा में डिस्प्ले करेगा, और रिजल्ट मतलब रिजल्ट बनाएगा। जैसे आपको मार्क्स वार्क्स हो आपने इनपुट किया तो उसको रिजल्ट बनाएगा। तो ये आपको बताता है कि क्लास क्या करेगा। इसके बाद मेथड्स होती हैं, मेथड्स माने फंक्शन, जो हमने बताया है गेट डाटा, शो डाटा और या रिजल्ट है, ये मेथड्स है। तो मेथड्स है कैन मॉडिफाई अ क्लास स्टेट दैट वुड अप्लाई अक्रॉस ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब क्या है, जो मेथड्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, जो आपने क्लास के अंदर डाटा यूज किया उसको मॉडिफाई करेंगे। मतलब आपने वेरिएबल बनाया इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग बनाया है नेम, तो जब आपका गेट डाटा फंक्शन काम करेगा तो वहां पूछेगा एंटर योर रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है आपने इनपुट किया तो वो किसी वेरिएबल में जाएगा। तो फंक्शन जो है वो पूछ रहा है कि भाई योर आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसके मदद से डाटा चेंज हो रहा है। तो क्लास स्टेट दैट वुड अप्लाई अक्रॉस ऑल इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके हिसाब से डाटा मॉडिफाई होगा। जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो स्टूडेंट 1 का नाम कुछ और का राम हो गया, स्टूडेंट 2 का रहीम हो गया, इस टाइप से क्लास अलग अलग हो सकती है, ये सारा चीज होता है। इसके बाद इंस्टेंस, तो इंस्टेंस भी दिस लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही के तरह होते हैं। देखिए यदि इंस्टेंस की बात करें तो कभी कभी ऑब्जेक्ट को भी इंस्टेंस बोला जाता है। हाउएवर लेट्स थिंक अबाउट इट इज टर्म्स ब्लूप्रिंट, जैसे बोला है कि ब्लूप्रिंट ऑफ कार डिजाइनिंग इज द क्लास डिस्क्रिप्शन। यदि हम बोला कि यदि कार जो है कार डिजाइन को ले, कार डिजाइन के लिए ब्लूप्रिंट लेते हैं तो वो क्लास कहलाती है। एंड ऑल कार्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट, अब जो ब्लूप्रिंट बना है एक कार का, पहले क्या चित्र बनाते हैं, जो फाइनल ड्राइंग है एक ब्लूप्रिंट उसको बोलते हैं, जो एक कार का बनता है। अब उसी से आप कई कार बनाते हैंगे, जैसे उस ब्लूप्रिंट से आपने 10 कार बनाई तो उसमें क्या हो 10 इंस्टेंस बन गए, मतलब 10 इंस्टेंस आपके क्रिएट हो गए एक ब्लूप्रिंट से। तो जितनी चाहे उतने आप इंस्टेंस बना सकते हैं। योर कार दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट इज अ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। तो वही बोल रहा है कि जो ब्लू प्रिंट है आपका, उससे जो आपने नया कार बनाया या नया कुछ बनाया हुआ है तो वह आपका इंस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट वही समझिए, अलग अलग बिल्कुल मत समझना है, ठीक है। वो टर्म्स लॉजी है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी रहेगा, कहीं कहीं इंस्टेंस भी होगा। क्रिएटिंग अ इंस्टेंस माने क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास से कोई ऑब्जेक्ट को बनाना। अभी ये डिटेल में सब पढ़ेंगे, क्लास व्लास अभी अपन का चालू नहीं हुआ है, इसलिए निश्चिंत रहे। अगले टॉपिक में थर्ड टॉपिक जो है हमारा फंक्शन है, फोर्थ टॉपिक है क्लास और ऑब्जेक्ट, जिसमें हम डिटेल में, ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें, थोड़ा साउंड बंद ही रखें। चलिए इसमें बात देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मोस्ट आईएमपी, यदि इसमें से हर साल जो है आपका क्वेश्चन बनता है, हर साल, कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें से ये 4 शब्द आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही 4 होते हैं, प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यदि क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है या प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। एनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में पूरा डाटा चलता है। मतलब यदि हम C++ पढ़ें तो ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास, फिर इनकैप्सुलेशन, सेक्शन, ये सब चीज रहता है।
तो जनरली क्या है, यदि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो इनकैप्सुलेशन सबसे पहले आता है, फिर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को दूसरे रूप में डाटा हाइडिंग भी बोलते हैं। आप डाटा हाइडिंग भी समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस रहता है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब चीज़ क्या है इसको अपन समझते हैंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो सिंपल यदि हम बात करें कैप्सूल। कैप्सूल आपने देखा हो जो मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन में यदि आप कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जस्ट लाइक दिस पिक्चर जैसे होता है, और आपको मालूम होता है इस कैप्सूल को यदि ओपन करेंगे तो इसमें आपको केमिकल या कुछ ना कुछ पाउडर वाउडर भरा होगा, ठीक है, दो भागों में। तो इस कैप्सूल का काम क्या है, यदि ये कैप्सूल यदि हम देखते हैं तो यदि सपोज ये हेडेक की है या आपके किसी भी है, समझ लो कोल्ड की है, ये दवा जो है मेडिसिन, तो आपको ऊपर का रैपर दिखता है, ठीक है, पीले कलर का लाल कलर कैप्सूल दिखता है, परंतु इसके अंदर क्या है वो एलिमेंट आपको नहीं दिखते। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फार्मूला यूज है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो दवा है वो कौन कौन सी है, वो आपको नहीं दिखती है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन भी वही होता है कि रियल वर्ल्ड जो होता है या आउटसाइड वर्ल्ड होता है जो हमने प्रोग्रामिंग की है, तो अंदर कौन से फंक्शंस और कौन कौन से डाटा है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारा जो होता है ये क्लास के फॉर्म में होता है। क्लास के अंदर हम फंक्शन और ऑब्जेक्ट मतलब यूज करते हैं। यदि हम बोलें ये जो हम कैप्सूल की बात कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन में क्या है, हम एक क्लास बनाएंगे। ये जैसे एक क्लास बनाया, स्टूडेंट बनाया, क्लास का स्टूडेंट हो गया, और इसके अंदर जो होगा हम आईएनटी यदि हम कर रहे हैं कि रोल नंबर कर रहे हैं कि भाई ये रोल नंबर हो गया, और समझ लो कैर हो गया नेम, और एक फंक्शन हमने बना दिया कि वाइड गेट डाटा, और एक बना दिया वाइड शो डाटा। ये हमने दो फंक्शन बना दिया है और दो वेरिएबल ले लिया, इसको बंद कर दिया। तो ये जो एक सिंगल मतलब यूनिट में हमने बंद कर दिया, इसी चीज को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब यदि इसको यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के माध्यम से। क्लास स्टूडेंट और std1, ठीक है, std1 हो गया, std2 हो गया, ये। तो यदि हम std1 की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट वन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, किसका ऑब्जेक्ट हैगा, इस क्लास का। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से तो हमको स्टूडेंट वन बस दिख रहा है, इसके अंदर क्या है हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब रियल वर्ल्ड में जो है ये कैप्सूल है, पूरा कैप्सूल। इसके अंदर क्लास के अंदर क्या क्या हैगा, रोल नंबर है, नेम है, गेट डाटा ही। परंतु हम इसको यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट बना के, डायरेक्ट क्लास को यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्लास को यूज ना करके उसका हम क्या है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बना लिए तो ये कैप्सूल हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया स्टूडेंट वन, परंतु इसके अंदर जो है आपका ना रोल नंबर है, नेम है, और दो फंक्शन है, गेट डाटा है, वाइड डाटा है, तो इसके अंदर बंद है, मतलब मिलेगा नहीं। इसको निकालने का तरीका क्या है कि स्टूडेंट वन, फिर डॉट लगाओगे, रोल नंबर लिखोगे, रोल नंबर आएगा उसके अंदर, उसके अंदर घुसा हुआ है। तो एनकैप्सुलेशन मतलब वही होती है, रैपिंग क्लासेस एंड डाटा इनटू द सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में यदि आपने डाटा को और फंक्शंस को कंबाइन कर दिया है तो दैट फंक्शनैलिटी नोन एज द एनकैप्सुलेशन। तो वही चीज बोल रहा है कि इन नॉर्मल टर्म्स इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर द सिंगल यूनिट। मतलब सिंगल यूनिट दैट मीन्स अ क्लास। सिंगल यूनिट में यदि आपने डाटा को और इंफॉर्मेशन मतलब फंक्शंस को यदि आपको रैपिंग कर दिया है, बंद कर दिया है, तो उस फंक्शनैलिटी या उस टर्म्स को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। In object-oriented programming language, encapsulation is defined in the binding together the data and function. यदि सिंपल भाषा में बोले तो बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड फंक्शन, दैट इज नोन द एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यदि आप डाटा और फंक्शन को एक यूनिट में बांध देते तो एनकैप्सुलेशन होता है दैट मैनिपुलेट दैट। मैनिपुलेट दैट मतलब होता है
जो फंक्शन होता है वो डाटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, यदि हम डाटा में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, तो फंक्शंस के मदद से ही हम उसमें वैल्यू दे सकते हैं। एनकैप्सुलेशन इज अकम्प्लिश व्हेन ईच ऑब्जेक्ट मेंटेन अ प्राइवेट स्टेट। तो जनरली जैसे हमने बनाया था स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये इस प्रकार से है। अभी हमने प्राइवेट पब्लिक एक स्पेसिफायर नहीं बताए हैं। तो जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्रकार से उसके अंदर क्या है, इनसाइड अ क्लास। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बोला था जैसे स्टूडेंट 1 बनाया तो उसके अंदर नेम भी है, फंक्शन भी है, तो वो इनसाइड अ क्लास है, तो उसी चीज को हम इनकैप्सुलेट बोल रहे हैं। अदर ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस दिस स्टेट डायरेक्टली। यदि हम दूसरा ऑब्जेक्ट की बात करें तो वह उस क्लास को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो उस फंक्शन को यूज नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यदि एक और कोई क्लास है, क्लास स्टूडेंट बना है, क्लास एग्जाम बना लें, तो क्लास एग्जाम में जो है स्टूडेंट यूज नहीं होगा उसके अलावा। उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और लिंक कैसे करना है, यदि यूज भी करना है तो हमको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। उसको पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा, फिर सब क्लास बना के यूज कर सकते हैं। तो आपको मतलब ज़्यादा नहीं, एक लाइन में बस याद रखना है, एग्जाम में इतना ही आता है। द फंक्शनैलिटी दैट रैपिंग अ डाटा इंफॉर्मेशन ए सिंगल यूनिट, दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इट। या कभी कभी आएगा इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। तो आपका आंसर है वाला जो आएगा, आंसर में लिखा रहेगा कि मतलब कंबाइनिंग या बाइंडिंग द डाटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। तो इनकैप्सुलेशन में बस इतना ही समझना है कि एक सिंगल यूनिट में डाटा और फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाता है, तो उनके एनकैप्सुलेशन वो कहते हैं मतलब। और यदि सिंगल यूनिट की बात करें तो क्या कहलाता है, क्लास। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अंदर क्या फंक्शंस है उसको आउटसाइड वर्ड से हटाना। मतलब फंक्शनैलिटी नहीं समझ में आना चाहिए, ऊपर का चीज दिखना चाहिए बस इतना। जैसे यदि हम बोलें, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो, और हेडफोन यूज करते हो वायरलेस वाला, एक एग्जांपल दिया कि वायरलेस हेडफोन यूज करते हैं, तो आप क्या करते होगे, सीधे मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करते हैं, और ब्लूटूथ ऑन किया तो जैसे वो डिटेक्ट हुआ आपने उसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद चालू हो गया। परंतु आपको ये क्या मालूम होता है कि वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। ब्लूटूथ में ऐसा कौन सा प्रोग्राम, कौन सा चिप लगा हुआ है कि जो इंफ्रारेड किरणें या कोई ऐसी चीज फंक्शनैलिटी कर रहा है जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम है। तो एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको क्या होता है, कुछ सामने कुछ चीज दिखाई जाएंगी, परंतु उसके डीपली बहुत सारी चीज नहीं दिखाई जाएंगी। जैसे बाइक है, बाइक आप चलाते हो, सभी लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हो। आपको क्या मालूम है कि भाई एक्सीलेटर देना है, आगे बढ़ना है, ब्रेक दबाना है, बंद हो जाना है, ठीक है, स्टार्ट करने का मालूम है, स्टॉप करना, परंतु उसकी फंक्शनैलिटी क्या मालूम रहता है कि अंदर गियर चल रहा है। ठीक है, पिस्टन जब आप स्पार्क दे रहे हो तो पिस्टन चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल कहाँ से जा रहा है, ये सारे अंदर की फंक्शनैलिटी आपको नहीं मालूम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट जो होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेके आता है कि आपको क्या है, केवल फंक्शन रहेगा कि ऐड ऐड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको नहीं मालूम होगा। जैसे आपने बटन में क्लिक कर दिया ऐड, एक बटन प्रोवाइड करेगा ऐड, ऐड के अंदर क्या कोड लिखा है, कहाँ से डाटा आ रहा है, पेरेंट क्लास से आ रहा है या दूसरे प्रोग्राम से डाटा, ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन बोलो। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना, एसेंशियल इंफॉर्मेशन बस दिखाना है। एंड हाइडिंग द डिटेल, कुछ डिटेल को हाइड करना है, उसी को आप डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको कुछ ही चीज दिखाना, सारी चीज नहीं दिखाना है। हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में जो डिटेल रहेगी या जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखेगा।
दैट सर मीन्स इस यदि हाँ हाँ सर कैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में सर बहुत माइनर सा और डिफरेंस नहीं है नहीं, सर, कुछ थोड़ा अगर। ऐसा अंतर है। देखो देखिए इसमें क्या होता है, एनकैप्सुलेशन का यदि हम बात करें तो फंक्शन और डाटा को कंबाइन करना, ठीक है, ये हो जी गया। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्लास में बहुत सारी चीज होंगी, उसमें से कुछ चीज आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने बोला एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट मतलब जैसे हमने दादा समझ लिया, आपके दादा है, दादा से पिताजी है, पिताजी के हम हैं, ठीक है। तो हमको दिखाया गया है, मतलब मैं हूँ रविंद्र कनौजिया को बैठा दिया है, परंतु आपको हम उनके शायद सीनियर जो है हमारे दादाजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पे आपको दिखेंगी, परंतु जी वो सारा चीज नहीं दिखेगी। वो मतलब हमारे दादाजी का नाम क्या है, ये है, ये सब चीज आपको नहीं दिखेंगी। मगर थोड़ा आपको दिखेगा उसमें, मतलब चेहरे में कुछ भी आपको दिखेगा। तो वही चीज है, कुछ चीज मतलब छिपी रहेंगी। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, असेंशियल इन्फॉर्मेशन बस देना, बाकी को हाइड करना। जैसे इन्होंने बोला सपोज यू हैव द पेयर ऑफ द वायरलेस हेडफोन, आपके पास यदि हेडफोन है दैट यू वांट टू यूज लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम योर स्मार्टफोन, यदि आप स्मार्टफोन से इसके म्यूजिक को सुनना चाहते हो हेडफोन की मदद से, you know you have to turn on the Bluetooth feature on your phone to connect the headphone। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो फोन में ब्लूटूथ फीचर है उसको ऑन करते हो, तो वो क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। स्टिल डाटा एब्स्ट्रैक्शन डजंट अलाउ यू टू सी हाउ द सिग्नल ट्रांसमिट। परंतु यहाँ पे डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग की गई है जावा में है, आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी एप्स बनते हैं वो उसका प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट हो जावा में डेवलप किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस आपके घर में यूज हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहा है या मोबाइल यूज हो रहा है, जितने भी एप्स हैंगे, टेलीविजन है, सब में जावा यूज होता है। और जावा जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, सी का लिया रहता है। तो वहां पर जो है असेंशियल चीज मतलब दैट इज द फीचर, वो जो फीचर है केवल उतना ही दिखाना है, उसके अंदर क्या है वो सारी चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब ओवरव्यू दिखाना। तो ये कॉन्सेप्ट बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये फीचर्स होते हैं कि उसमें कितने अंदर प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम कनेक्ट है वो नहीं दिखेगा। जैसे हम बोला कि प्रोग्राम जैसे PRG1 है, ये PRG1 एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें जैसे आपके पास फंक्शन 1 2 3 4 फंक्शन है, इससे प्रोग्राम 2 कनेक्ट है। इसमें क्या हो, इन्होंने 3 और 4 को यहाँ फंक्शन लिया हुआ है, 3 और 4 है, और इसके 5 और 6 खुद के फंक्शन है। इसके बाद एक और प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम आपका थर्ड बना। इसमें कॉन्सेप्ट आया कि 1 एक ले लिया और आपका 5 ले लिया है, ठीक है। अब आप इसको दिखा रहे हो रियल वर्ल्ड में, ठीक है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको देख रहा, ठीक है। उसको क्या है, ये 1 और 3 5 नंबर की फैसिलिटी दी है। दैट मीन्स जैसे हमने बोला कि बाइक चलाना तो एक्सीलेटर दे दिया है और आपको ब्रेक दे दिया है, ठीक है, एक्सीलेटर और ब्रेक दे दिया है। परंतु उसके अंदर जो इंजन की कार्यशैली है, इंजन कैसे काम करता है, ठीक है, या गियर बॉक्स उसके क्या है, ये गियर बॉक्स जो है इस प्रोग्राम में लिखा हुआ पूरा फंक्शन। कुछ जो पेट्रोलियम से संबंधित या जो अंदर का कार्बोरेटर है उससे कनेक्शन जो है वो इसमें लिखा हुआ है। परंतु थर्ड प्रोग्राम जो बनाया आपको फीचर दिया है 1 और 5 ही नंबर दिया है, एक इसका दे दिया फीचर, मतलब आपको यूजर को क्या जरूरत है उतना फीचर दे दिया है। तो अब यदि आपके पास ये है तो अंदर क्या है, प्रोग्राम 2 में प्रोग्राम 1 में वो तो दिखेगा ही नहीं। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन माने अंदर बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे प्रोग्राम है, परंतु उन प्रोग्रामों से कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि गूगल, गूगल में आप कुछ सर्च करते हो, आपने देखा होगा यदि गूगल का हम पेज खोलते हैं, सपोज हमने गूगल का ये पेज खोला हुआ है, यहाँ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है। ये गूगल पेज खोलें, सबसे सिंपल गूगल ही पेज होता है, सबको मालूम है, जबकि इतने रियल वर्ल्ड में इतनी चीज होती है, परंतु अब गूगल सबसे सिंपल बनाया हुआ है। गूगल को में देखिए कुछ भी नहीं दिखता है, सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाता है एक सर्च, ठीक है, बाकी ज्यादा आपको देखिए पूरा पेज खाली रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि यूजर, क्यों, ये सर्च इंजन है,
सर्च इंजन है, इसमें इतनी सारी उसने फैसिलिटी दिया, वो किसके सर्वर से डाटा लाता है वो आपको नहीं बताता। वो केवल बताता है कि भाई आप एक स्ट्रिंग दीजिए, ठीक है, हमने दिया कि भाई कमांड वी आई ले आइए, तो अब ये डिटेल ला रहा, अब उसको लगता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन और दिखा सकते हैं। तो उन्होंने बोला यार इमेज हम दिखा सकते हैं, आप ऐसा तो नहीं कि वी आई एडिटर के आप इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो इमेज आपको दिखा रहा है कि भाई आप इमेज देख लीजिए उसको कैसा है। हो सकता है उसने गूगल ने दिमाग लगाया कि भाई बुक ढूंढ रहे हैं आप, शायद उससे संबंधित आप बुक भी दिखाएगा, या आप वीआई एडिटर का वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो दिखा सकता है, न्यूज दिखाएगा। तो अब हम वीडियो में क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने वीडियो आ रहा, बुक में कर रहे हैं बुक आ रहा, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या है, इसके फंक्शनैलिटी को कहीं ना कहीं गूगल ने छुपाया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी है यूजर को, वो दिखाना, फंक्शनैलिटी नहीं दिखाना है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसमें क्या है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट जो है हमारा कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन में आपका ये कंबाइनिंग करता है, एनकैप्सुलेशन उसमें अंतर रखिए। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डाटा और फंक्शन को एक कंबाइन कर देते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, और उसका ऑब्जेक्ट बनते हैं। उसके अंदर है क्या है, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, हम स्टूडेंट वन बस ले रहे हैं, परंतु स्टूडेंट के अंदर कितने वेरिएबल हैं, कितने फंक्शन है, ये आपको नहीं मालूम है। एब्स्ट्रैक्शन में भी एक प्रकार से डाटा हाइडिंग होती है, परंतु इसमें यूजर को कुछ सेलेक्टेड चीज ही दिखाई जाती है। ठीक है, जो असेंशियल इंफॉर्मेशन, बाकी सारा हाइडिंग रहेगा। इसमें मल्टी फंक्शनैलिटी, मल्टी प्रोग्राम एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, परंतु कनेक्टिविटी नहीं शो की जाती है। आपको मेन प्रोग्राम के कुछ हिस्से को ही दिखाएंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है रीयूजेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रीयूजेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है। तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब यदि बोला जाए तो जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि एक के बाद एक जो होता है, जैसे आपका पेरेंट होते हैं, ठीक है, पेरेंट के गुण जो होते हैं चाइल्ड में आते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, यदि उसके आनुवंशिक। ऊपर, हाँ बोल सकते हो वंशानुगत। ठीक है, फिर आपका ग्रैंड फादर होते हैं, दादा उनके, तो एक के नीचे एक, तो इनहेरिटेंस भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रीयूजिंग एंड एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग देम, बिना मॉडिफाई के, मतलब आपको नया प्रोग्राम ज्यादा नहीं लिखना, कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, एग्जिस्टिंग जो कोड है उसी कोड को आप यूज कर सकते हैं। डैश प्रोड्यूसिंग द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो उनके बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप करेगा। मतलब यदि आपने क्लास ए बनाया है, क्लास ए से आप बी बना सकते हो, क्लास बी से आप क्लास सी बना सकते हो, सी से क्लास डी बना सकते हो। मतलब इसके कुछ गुण जो होंगे आप यहाँ पे आएंगे, इसके गुण आपके यहाँ आ सकते हैं, इसके गुण यहाँ आ सकते हैं। अब इनको रोकना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे गुण नीचे आ जाएं, तो फिर वह पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। पब्लिक यदि हमने वह बना दिया ए को, तो ए पब्लिक मतलब क्या, कोई भी यूज कर सकता है। तो ए के सारे फंक्शन वेरिएबल को बी एक्सेस कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है। यदि हमने प्रोटेक्टेड कर दिया है, मतलब ए के कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो वो क्या होगा, डिराइव्ड क्लास में नहीं आएगा। यदि प्रोटेक्टेड कर दिया है तो ए से बी बनाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, यदि हमने प्राइवेट किया है तो ए से बी में आएगा, बी से सी में नहीं आएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पर डाटा को क्या होता है, कुछ लेवल तक हमको रीयूज करना पड़ता है। रीयूज करना मतलब वही है, जैसे यदि हमने रोबोट बना दिया है, एक रोबोट का प्रोग्राम लिख दिया है कि उसके हाथ पैर कैसे चलना है, वो वॉकिंग कैसे करेगा, बोलेगा कैसे, तो वो कॉन्सेप्ट सेव हो गया। अब यदि हमको दूसरा रोबोट बनाना है, ठीक है, एक मतलब मैन रोबोट बना दिया, उसमें प्रोग्रामिंग हमने कर दिया, अब नया रोबोट बनाना है, तो भाई वो भी वॉकिंग करेगा, चलना फिरना उसका भी काम रहेगा, तो वो जो कोड लिखा हुआ है मैन रोबोट का उसी को एक्सेस करेंगे। अब कुछ नया फीचर ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे, बाकी पुराने फीचर्स तो वही रहेंगे। तो वही है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि पुराने जो प्रोग्राम बने रहेंगे, जो क्लासेस बने होंगे, उसी क्लासेस को हम फिर से यूज करेंगे। ये सब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। जावा में तो बहुत प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और जबकि सी प्लस प्लस में मतलब अपन सिंपल इनहेरिटेंस ज़्यादा पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी टू वन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर सम और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें बोला है कि इनहेरिटेंस के माध्यम से क्या करते हैं, कोई यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टी या सारे प्रॉपर्टी को अपन एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इनहेरिटेंस द ट्रेट्स ऑफ हिज पेरेंट। जैसे बोलता है कि चाइल्ड होता है कि अपने पिताजी के कुछ गुण रखता है, सारे गुण, सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ जाते किसी भी फादर के चाइल्ड में, कुछ आते हैं, कुछ बच्चों के खुद के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मेरे आपके खुद के गुण भी होंगे, पिताजी के भी गुण होंगे। अब पिताजी के यदि हम बोले कि भाई जैसे हमारे यहाँ सभी के बाल जल्दी झड़ जाते हैं, ठीक है, 30 साल में जैसे झड़ गए, तो वो क्या हो गया, आपका वंशानुगत हो गया। परंतु हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, जैसे कि भाई पिताजी कम पढ़े मगर हम ज्यादा पढ़े, तो हो सकता है कैपेबिलिटी हमारी थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो उनके गुण और मतलब जो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक कुछ गुणसूत्र आपके आते हैं, या आपको भी मालूम है, और कुछ आपके खुद व्यवहार के कारण या वातावरण के कारण, दोस्त भाई के कारण, या आपके पढ़ाई की शैली के कारण, या आपका शारीरिक जो बनावट होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये भी आपका इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट में आता है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, मॉर्फिज्म माने रूप। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। सिंगल एक्शन होगा और उसके तरीके बहुत सारे होंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, यदि सिंगल वे की बात करें, सिंपल एग्जाम में यदि हम बात करें, तो जैसे फंक्शन है, जैसे एरिया है, एरिया यदि शब्द बस है, एरिया माने क्षेत्रफल, आपको एरिया बोले तो एरिया का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल का भी तो एरिया हो सकता है, स्क्वायर का भी एरिया हो सकता है, ट्राइंगल का भी एरिया हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का आप एरिया निकाल सकते हैं फार्मूला। नाम एक, मतलब काम अनेक। मतलब इसमें क्या है, यदि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं, इसका पैरामीटर चेंज होते हैं। ठीक है, यदि ट्राइंगल की बात करते हैं तो हाइट और विड्थ 1/2 हाइट और विड्थ की बात करते हैं। यदि 3 साइड दिए हैं तो एबीसी लेते हैं आर्ग्यूमेंट। स्क्वायर की बात करते हैं तो सिंगल साइड का स्क्वायर बस निकाल दीजिए क्षेत्रफल में, ठीक है, ए स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका फार्मूला होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, परंतु सबका एरिया तो यहाँ पर ये फैसिलिटी देगा कि फंक्शन एरिया नाम का हम एक बना दें, दो बना दें, तीन बना दें, जितने भी बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे ऐड है, यदि ऐड है, दो संख्याओं को जोड़ रहा, सपोज INT A और INT B, ठीक है, एक और फंक्शन यदि हमने बना दिया है ऐड, जो 3 संख्याओं को जोड़ रहा है, ABC। एक और ऐड फंक्शन बना दिया है जो समझ लो फ्लोट वैल्यू को जोड़ रहा, फ्लोट A और फ्लोट B। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐड नाम का फंक्शन, यहाँ भी ऐड नाम का फंक्शन, यहाँ भी ऐड नाम का फंक्शन, मतलब नाम एक है, काम अनेक है। ऐड है, ये दो संख्याओं को जोड़ रहा है, इंटीजर को, ये 3 इंटीजर को जोड़ रहा है, ये 2 फ्लोट को जोड़ रहा है। तो C प्लस प्लस में यह संभव है कि एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। ये C प्लस प्लस में है और जावा में, C में नहीं था। सी में यदि आप ऐड नाम का दूसरा फंक्शन बनाएंगे, एरर दे देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, भले पैरामीटर जितने भी हों। तो यहाँ पर क्या मतलब एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि थोड़ा चेंज किया जाए। मतलब क्या है, हमने बोला हर लैंग्वेज जब नया बनता है तो उसमें कुछ नई चीजें सोची जाती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें आया कि भाई क्योंकि ऐसे कई जगह आते हैं जहाँ रिपीट हो जाते हैं फंक्शन के नाम, कुछ काम होते हैं वो रिपीट हो जाएंगे, तो ऐसे तो एरर जनरेट हो जाएगी। तो उन्होंने बोला भाई इसमें मैकेनिज्म डाल दिया, तो उसके डेटा मेंबर फंक्शन का नाम समान हो सकता है, ऐड हो सकता है, परंतु उसके अंदर के पैरामीटर अलग होंगे। जैसे इंटीजर A B, यहाँ ABC ले लिया, फ्लोट ले लिया, परंतु यदि सेम होगा तो वो एरर देगा। यहाँ भी यदि ऐड नाम का दो फंक्शन बनाए हैं, दो ही वेरिएबल दोनों में ले रहे सेम टू सेम एज इट इज,
तो वहाँ एरर देगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप बनाएंगे फंक्शन, अलग नेम एक होगा परंतु उसका इनपुट जो अलग अलग होगा तो बिहेवियर अलग अलग देगा। तो अलाउ अस परफॉर्म अ सिंगल एक्शन डिफरेंट वे, इन अदर वर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ टू डिफाइन द इंटरफेस एंड यू हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर इंटरफेस की भी बात करेंगे हम, तो जनरली एक इंटरफेस बनाएंगे और उसको अलग अलग डेफिनेशन देंगे, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। जैसे ऐड नाम का फंक्शन आपने बनाया तो 2 संख्याएं भी जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी। या एरिया नाम का आपने फंक्शन बनाया, डिफाइन किया, ठीक है। अब एरिया नाम में डिफाइन करें हम, उसमें 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल डाल देंगे। एरिया से हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, क्यूब का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डाटा बस चेंज होगा। तो C++ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट अ कॉल ऑफ अ मेंबर फंक्शन will cause a different function to be executed depending on the types of object and that invoke the function। मतलब ये डिपेंड करेगा, यदि 4 फंक्शन ऐड बने हैं तो वो किस ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है, या उसमें क्या है। तो जनरली ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप क्लास बनाते हो, यहाँ पे समझेंगे, जैसे एक क्लास ए है, फिर आप नीचे ला रहे हैं क्लास बी बना रहे हैं, फिर क्लास सी बना रहे हैं, फिर आप क्लास डी बना रहे हैं, ठीक है। यदि ये समझ लो आपका क्लास ए है, इसमें एक फंक्शन है ऐड, ये ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो जब आप इनहेरिटेंस करते हो, मतलब ए से ही बी बन रहा, तो ये ऐड नाम का ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा यदि आपने इसको डिराइव किया हुआ है। यदि इसने भी आपने ऐड नाम का फंक्शन बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ तो 2 हो गए, 2 आ गए, एम्बिग्युइटी आ जाना चाहिए, एरर आना चाहिए। परंतु ये फंक्शन जो है वो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लास ए का है। यदि हम ए डॉट ऐड कर देते हैं, ठीक है, और बी डॉट ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, ये ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया। अब ऐसे ये इनहेरिट सी में करेंगे तो ए का भी फंक्शन इसमें आ जाएगा ऐड, बी का भी ऐड आ गया, और सी ने यदि इसमें भी अपना खुद का फंक्शन यदि ऐड बनाया हुआ तो 3 फंक्शन आ गया। अब 3 फंक्शन को अलग अलग करने के लिए या तो वेरिएबल अलग अलग हो, इसमें 2 हो गया, इसमें आपका 3 आर्ग्यूमेंट हो गया, इसमें 4 आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर आप क्या करेंगे कि आप क्लास से डिनोट करेंगे कि भाई ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म को लाता है, ठीक है। वन नेम, यदि सिंगल भाषा में समझना है तो वन नेम डिफरेंस फंक्शनैलिटी, वन नेम, नाम एक होगा, काम अनेक होंगे, ठीक है। तो वही है कि सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। सिंगल एक्शन मतलब जैसे एरिया निकालना है, तरीके बहुत सारे होंगे, रेक्टेंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, याद रखिए। यही पर क्वेश्चन बनेगा आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे जब हम प्रोग्राम बताएंगे तो ये सारी चीज़ आएंगी, और सारी चीज़ को हम बताएंगे कि कहाँ पॉलीमॉर्फिज्म लग रहा है, कहाँ इनहेरिटेंस लग रहा है, ये सब चीज़ अपन देखेंगे। तो ये अभी आज समझ लो बेसिक ही चल रहा है। एलिमेंट ऑफ C++, यदि हम C++ के एलिमेंट की बात करते हैं तो सारा C++ में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो सारा चीज़ आ जाता है। जैसे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या करते हो, मटेरियल पढ़ते हो, ठीक है, लेबर पढ़ते हो, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, एक्सपेंसेस करते हो, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब एलिमेंट है, कॉस्ट के एलिमेंट है। यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो आप प्रोग्राम जब बनाएंगे C++ में तो उसमें क्या क्या यूज हो रहा है वो सारे उसके एलिमेंट हैं। मतलब बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम, जो स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा वो भी उसका एलिमेंट है। प्री प्रोसेसर, क्योंकि इसमें भी हम हैश साइन का यूज करेंगे, हैश इंक्लूड, तो जो प्री प्रोसेसर है वो भी आपका एलिमेंट होगा। इसके बाद डाटा टाइप हम पढ़ेंगे कि भाई प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़ेंगे, डिराइव डाटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, क्लास, यूनियन, ये सारा चीज।
स्ट्रिंग डाटा टाइप भी इसमें होगा। डाटा टाइप के अंदर एक ये नया चीज अपन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप। अभी तक स्ट्रिंग डाटा टाइप सी में नहीं था। सी में क्या था, कैरेक्टर, परंतु यहाँ पर आपको एडिशनल चीज पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक नया डाटा टाइप आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद सी आउट पढ़ेंगे। सी आउट मतलब प्रिंट टैब। सी में आप यूज करते रहे प्रिंट टैब कमांड। प्रिंट टैब के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता रहा। अब यहाँ पे प्रिंट टैब का नया नाम आपको पढ़ेंगे सी आउट। मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। जब कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे मात्र टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। कॉन्सेप्ट मतलब प्रिंट टैब का जैसे आउटपुट प्रिंट कराना, दैट इज द कॉन्सेप्ट कि आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराना, तो कॉन्सेप्ट है। सी में पढ़ते हैं प्रिंट टैब, तो इसमें हम सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं उसको, सी आउट। तो सी आउट डबल लेस देन के अंदर हमने जो भी मैसेज देंगे वो प्रिंट होगा। जब हम जावा पढ़ेंगे तो इसी चीज को क्या लिखेंगे, जावा में हम पढ़ेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन करेंगे और यहाँ लिख। तो तीन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट वही है कि आउटपुट प्रिंट करना, परंतु राइटिंग ऑफ वे या वे ऑफ राइटिंग हमारा चेंज होगा। सी में प्रिंट एप करते हैं और सी प्लस में सी आउट करते हैं। जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका चेंज होगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब हम एलिमेंट पढ़ेंगे तो सी आउट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सी आउट से क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट। सी इन मतलब स्कैन ऐप, जो रीडिंग के लिए हम स्कैन ऐप पढ़ते रहे। स्कैन ऐप फंक्शन आपने पढ़ा था, तो इंटर फर्स्ट नंबर फिर स्कैन ऐप से रीड करते रहे। तो स्कैन ऐप की जगह यहाँ पर हम सी इन पढ़ेंगे। सी माने होता है कैरेक्टर, इन माने होता है इनपुट। कैरेक्टर आउटपुट और कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर आउटपुट और कैरेक्टर इनपुट को शॉर्ट में सी आउट और सी इन पढ़ते हैं। ये हम आपको इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो चूंकि ये सी लैंग्वेज से बना हुआ है, तो सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होगा कि INT A INT B करना है, तो इसमें भी सेम करना होगा। इनिशियलाइजेशन जैसे A=10 करते हैं, तो यहाँ भी A=10 ही करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो जो चीज नया होगा हम उसको पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया उसमें समय ज्यादा नहीं गवाएंगे। तो एलिमेंट में देखते हैं कुछ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्लस प्लस। यदि बेसिक कंपोनेंट की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की बात करें कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस मैनर में होता है। तो इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 सेक्शन। तो जनरली सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और मेन फंक्शन और फंक्शन बॉडी। तो जनरली सी में भी आप ये देखते थे कि सी में भी क्या होता था, पहले आप हैज रहते रहे, इंक्लूड करते रहे stdio.h, ये आप लिखते रहे। इसके बाद क्या करते रहे, मैन वाला लिखते रहे, वॉइड मैन। इसके बाद यहाँ जो है आपका फंक्शन बॉडी होता रहा, समझ लो ये आपका बॉडी है, ये आपका क्लोज होता रहा। ये चीज आप लिखते रहे। वही चीज के मतलब बता रहा है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। मेन फंक्शन दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, और फंक्शन बॉडी मतलब जो ब्रेस के अंदर होगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी यही होगा। इसमें थोड़ा यदि हम आगे बढ़ाएं तो इसमें क्लास और हो जाती है। यहाँ पर आपका क्लास हो जाएगा, जनरली इसी के अंदर होगा हेडर फाइल के बाद। तो क्लास का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। बाकी आपका बेसिक जो है सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर सी से ही मैच करता है। ये एग्जांपल जैसे हमने बोला कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम में हैज लिखना है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम इज अ मेन क्लास, एक क्लास है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। आईओ स्ट्रीम क्लास है। जैसे सी में हम यूज करते रहे, आपको याद है हैज इंक्लूड STD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। ये आप यूज करते रहे। यही चीज सी प्लस प्लस में नाम चेंज कर दिया गया है, उसको बोल दिया है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर हम बोलते रहे हेडर फाइल, ये हेडर फाइल है।
ठीक है, यहाँ पर डॉट एच नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्लास है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं क्लास है। आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। इस क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट से संबंधित सारे फंक्शंस होंगे। जैसे यहाँ पर सारे फंक्शन जनरली हम बोलते हैं कि प्रिंट एप कमांड, प्रिंट एप, ठीक है, या स्कैन एप, ये क्या है, इसके अंदर ही था इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी इन सी आउट संबंधित होंगे, इनपुट आउटपुट सारी फंक्शन होंगे इस क्लास के अंदर। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसलिए हेडर फाइल यहाँ नहीं है, ये डॉट एच नहीं है। ठीक है, डॉट एच नहीं मतलब आईओ स्ट्रीम का यूज हो रहा है। इसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि प्री प्रोसेसर हो गया, ये समझ लो ये प्री प्रोसेसर है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर माने इसको जहां पर हैश साइन है उसको पहले प्रोसेस करना है, इसका मतलब। इसके बाद इंक्लूड बोला आईओ स्ट्रीम। तो जब ये कंपाइलर ये लाइन रीड करता है तो आईओ स्ट्रीम जहां लिखा है इसमें सारा प्रोग्राम उठा के ले आता है। इंक्लूड माने क्या होता है, शामिल करिए भाई, इंक्लूड माने शामिल करिए आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम में यदि हम प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो सारा चीज क्या उठकर जहां पर भी होगा वो उठकर या इस लाइन के अंदर आ जाएगा। अब हम प्रोग्राम में जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे सी आउट कर रहे हैं, तो सी आउट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो ढूंढेगा कितने आईओ स्ट्रीम के अंदर दे देगा कि भाई सी आउट का मतलब क्या है, ये डबल लेस देन का मतलब क्या है, डबल कोट्स का मतलब क्या है, एंडल जो आप लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये सबकी डेफिनेशन इसके अंदर हुई है आईओ स्ट्रीम, उसी से पता करेगा। इसके बाद होता है नेम स्पेस। यूजिंग नेम स्पेस यदि हम बोलें तो मैन पैकेज होता है। ठीक है, एसटीडी तो स्टैंडर्ड जो है एक पैकेज है। यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमने यूज किया ना एसटीडी, तो यहाँ पे एक नेम स्पेस होता है स्टैंडर्ड नाम का, ऐसे ग्राफिक्स का भी होता है। तो नेम स्पेस यदि बोले तो एक मेन क्लास हो गया जिसके अंदर आईओ स्ट्रीम, मतलब एसटीडी के अंदर जो है बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, इसमें एक जो है आईओ स्ट्रीम है, एक आईओ स्ट्रीम है, इसके अंदर आपको डॉस वाला भी मिलेगा, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स मिलेगा। तो ये बहुत सारे एसटीडी के अंदर बहुत से क्लास है, तो ये बताना पड़ेगा कि जो आईओ स्ट्रीम आप यूज कर रहे हो वो किसका है, तो एसटीडी के अंदर है ये। तो हमको यूजिंग नेम स्पेस भी यूज करना पड़ेगा, नेमिंग स्पेस एसटीडी। यदि ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, सपोज आपने ये लाइन नहीं लिखी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एसटीडी डबल कोलन्स लगाना पड़ेगा। तो ये लाइन लिखे, मतलब यदि ये लाइन आपको नहीं लिखना, आप सपोज ये लाइन नहीं लिखना चाहते, तो आपको हर लाइन में जहां भी सी आउट होगा ये लिखना पड़ेगा एसटीडी कॉलन, ठीक है, डबल कॉलन सी आउट। मतलब ये मेन क्लास है उसके अंदर का फंक्शन है, एसटीडी मेन क्लास हो गया, उसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, या उसके अंदर बोल सकते हैं कि आईओ स्ट्रीम के अंदर। तो ये हमको यूज करना है। इसके बाद जो होता है मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन जो होता है जैसे सी में था सेम वैसे ही आप देख रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। इंटीजर है तो रिटर्न 0 करना है, यदि आपने यहाँ वॉइड कर दिया है तो रिटर्न 0 नहीं लगाना है। यहाँ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। सी आउट क्या होगा, स्क्रीन में आउटपुट लाएगा सी आउट, फिर डबल लेस देन, ये लेस देन लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रीम में ये आपका डायरेक्टिव कहलाता है, इनपुट डायरेक्टिव, इनपुट डायरेक्टिव और आउटपुट डायरेक्टिव, ये आउटपुट डायरेक्टिव होगा, तो ये डायरेक्टिव कहलाते हैं। तो डबल लेस देन आपको लिखना पड़ेगा, और डबल कोट्स में जो भी होगा मैसेज वो आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड शो करेगा। एंडल जो होता है एंड लाइन, ये एंडल जो है एंड लाइन है, जो बैकस्लैश एन आप यूज करते रहे न्यू लाइन के लिए, ये आप यूज करते रहे न्यू लाइन के लिए। तो न्यू लाइन के लिए यहाँ पर एंड एल का यूज होता है, एंड लाइन मतलब ये लाइन को एंड करो न्यू लाइन में ले आइए, तो एंड लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसी चीज को यदि हम सिंपल रन करें प्रोग्राम को, यदि हम देखें इसमें एडिटर जो है आपके पास सी प्लस प्लस एडिटर है, चाहे तो आप उसमें कर लें। यहाँ पर ये एडिटर है। ठीक है, अपन जो पुराना यूज कर रहे थे सी का, तो सी में ही सारे यहाँ देखें तो सारे कंपाइलर हैं,
सी ऑनलाइन कंपाइलर है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, सी शार्प का है, जावा स्क्रिप्ट का है, एसक्यूएल। जब अपन पढ़ेंगे ना डीबीएमएस, तो डीबीएमएस भी इसमें सही चलेगा। डीबीएमएस भी चलेगा तो फायदा ये हो जाएगा कि डीबीएमएस का, हाँ डीबीएमएस भी चलेगा पूरा। ठीक है, तो जितना भी है अपन डीबीएमएस भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी अपन जो है सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं, ये सी प्लस प्लस है। तो सी प्लस प्लस में जनरली आईओ स्ट्रीम हमने बोला आपको लगाना ही आईओ स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है सी आउट, तो देखिए यहाँ पे एस टी डी आई ओ लिखा हुआ है, एस टी डी लिखा हुआ है, ये पैकेज है। ठीक है, नेम स्पेस, तो ये अलग सी आउट लिखा है, इसको सिंपल रन करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो ये शब्द हम एक्चुअली बताना चाहते हैं जो आपका लिखा है नेम स्पेस। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमने क्या लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। यदि हमने ये शब्द यहाँ यूज कर लिया है तो यहाँ से हटा भी देंगे तो वर्किंग करेगा। यदि ये हटा दिया, हमने ऊपर लिख दिया यूजिंग, एक बार कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं तो हर लाइन में जहां जहां सी आउट होता वहां एस टी डी डबल कोलन हमको लगाना पड़ता। तो यदि एक ग्लोबल में एक बार डिक्लेयर कर दिया उसको कि भाई यूज हम नेम स्पेस को एच टी डी बोल रहे हैं, तो उसको बार बार यूज नहीं करना, उसकी सारी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। ये आपका आउटपुट में दिखा रहा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। मतलब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो प्रिंट टैब यूज कर रहे हैं, जैसे प्रिंट टैब का भी यूज करते हैं यहाँ पे, यदि सी की भी फंक्शनैलिटी है तो वो वर्क करना चाहिए। ठीक है, हेलो सी कंपाइलर, हमने लिखा हेलो सी कंपाइलर और यहाँ पर बंद कर दिया, रन करते हैं। ठीक है, तो हेलो सी कंपाइलर भी यहाँ आया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है सी प्लस प्लस और सी में दोनों में ही आपका काम कर रहा है। ये एंडल लगा, एंडल लगाएंगे तो क्या हो गया, वो न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन सप्लाई करें। तो यहाँ पर देखिए ये सी से हमने प्रिंट किया है सी लैंग्वेज में, ये सी प्लस प्लस में किया है, दोनों ही चल रहा है। कारण ये हमने बताया कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज से ही सी प्लस प्लस बनी है, सी से सी प्लस प्लस बनी है। तो तो सर सी यहाँ की, एंडल, हाँ एंडल के बदले में सर ऑब्लिक एन भी लिख सकते हैं तो भी नया हाँ, लाइन आ जाएगा। बैकस्लैश यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर बैकस्लैश एन। ठीक है, बैकस्लैश एन फिर आपको कहाँ है, यहाँ पर यदि हम लगाते हैं, देखते हैं यहाँ काम करता है नहीं, बैकस्लैश फिर यहाँ लगाना पड़ेगा वैसे। ठीक, तो वहाँ भी काम करेगा। तो एंडल लगाना हो तो मतलब यदि सी के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम एंडल लगा सकते हैं लाइन, या यदि हम वो वाला यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस यूज नहीं कर रहे तो बैकस्लैश एन लगा सकते ये हैं तो सर इसमें। बहुत बढ़िया हो गया, मतलब दोनों मिल के हो गए। हाँ, मतलब सी, इसीलिए हम बोला सी जिससे बनती है उससे सी प्लस प्लस वो इजिली समझ सकता है। यहाँ कुछ क्या है, क्लासेस का कॉन्सेप्ट, जैसे सी आउट क्या है, ये एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, जो आईओ स्ट्रीम क्लास के अंदर होता है। और प्रिंट टैब क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होता है। क्योंकि सी से बना हुआ है तो आईओ स्ट्रीम के अंदर क्या है, प्रिंट टैब भी आ जाएगा, प्रिंट टैब भी आ गया, सी आउट आ गया, मतलब उसका पूरा फंक्शनैलिटी सी का सी प्लस प्लस में। और सी प्लस प्लस के खुद के कॉन्सेप्ट भी आ गए, खुद का मतलब क्लास, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन, इसके खुद के कॉन्सेप्ट भी इसमें आपके रहेंगे। चलें, इसको ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसके मतलब को समझते हैं। जो अपन ने यूज किया उसमें क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, ये जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन कहलाता है। यदि ये दो लाइन देखें तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और ये तो लाइब्रेरी ही बोलते हैं क्योंकि ये इसके अंदर सारे फंक्शंस और वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, डिफाइन है, उसकी मीनिंग मालूम है इस आईओ स्ट्रीम के अंदर। आईओ स्ट्रीम जो होता है इससे कंसेंस होता है, मतलब जुड़ा हुआ है। ये एक मेन क्लास हो गया, उसके अंदर फिर आपका ये है, उसके अंदर सारे फंक्शन है।
तो हैज इंक्लूड्स, यदि हैज का मतलब क्या है कि हैज इंक्लूड स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर। हैज इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर है, मतलब बताता है कि यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है प्रोसेस करने के लिए। कमांड दैट इफेक्टिवली कॉपीज एंड पेस्ट एंटायर टेक्स्ट ऑफ द फाइल। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर यदि हम बोलें तो आईओ स्ट्रीम का पूरा फाइल, जो आईओ स्ट्रीम में जितना भी फंक्शन सब कोड लिखा है वो उठा के यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, लॉजिकली, फिजिकली नहीं रहेगा, मतलब लॉजिकली ले आएगा, मतलब लिंक कर देगा आपके प्रोग्राम से। तो बोला है कॉपी एंड पेस्ट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द फाइल। आईओ स्ट्रीम के सारे टेक्स्ट को एंटायर को कॉपी कर देगा, स्पेसिफाइड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट इनटू द सोर्स कोड। ये जो है ना आपका एंगल ब्रैकेट आपका ये किया है और आईओ स्ट्रीम किया है, तो आईओ स्ट्रीम का पूरा जो सोर्स कोड है वो इसके अंदर लेके आ जाएगा। तो ये आपका पूरा सोर्स कोड आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये मतलब इसका मतलब बता रहे हैं कि ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये है प्री प्रोसेसर रहेगा। इसका मतलब है कि जो आईओ स्ट्रीम के अंदर जो भी फाइल है, आईओ स्ट्रीम की जो भी फंक्शंस है वो इसको इसमें उठा के ले आएगा। The file IOStream, which is a standard file that should come with C++ compiler. जनरली IOStream जो होता है वो C++ कंपाइलर के साथ आता है इन शॉर्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। शॉर्ट में यदि हम बोले IOStream को फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। IOStream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। बिना IOStream का प्रोग्राम नहीं चलेगा। यदि आप प्रोग्राम बनाएंगे और हैज इंक्लूड IOStream नहीं लिखे हैं तो नहीं चलेगा, मतलब हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना कंपलसरी होगा। तो दिस कमांड कंटेन कोड फॉर डिस्प्लेइंग और गेटिंग द इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर से लेगा। इसके बाद हमने नेम स्पेस यूज किया है। नेम स्पेस इज अ प्रीफिक्स, ठीक है, दैट अप्लाई टू ऑल द नेम्स इन सर्टेन सेट। आईओ स्ट्रीम फाइल डिफाइन टू नेम्स। आईओ, यदि आईओ स्ट्रीम की बात करें तो उसके अंदर क्या दो फंक्शंस हैं, दो नेम डिफाइन किया है प्रोग्राम में, सी आउट और एंड एल। एंड एल और सी आउट जो है ये आपके दो नेम है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं दो सब क्लासेस हैं, या हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो सी आउट एंड एल है वो एक प्रकार का नेम स्पेस है और वो आईओ स्ट्रीम से कनेक्टेड करता है। तो यदि हम बोलेंगे सी आउट सी एन एल क्या नेम है, और वो जो है किसके अंदर है, आईओ स्ट्रीम के अंदर है, और आईओ स्ट्रीम किससे कनेक्टेड है, तो एसटीडी से कनेक्टेड है। स्टैंडर्ड एसटीडी जो होता है एक मेन क्लास है, वो नेम स्पेस है उससे कनेक्टेड होता है। ये मतलब जो अभी बता रहे हैं वो जस्ट समझने के लिए है, एग्जाम पर्पज से उतना ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पर एग्जाम आना है जो हमने पढ़ा दिया है आपका प्रिंसिपल जो पढ़ाए ना उसके प्रिंसिपल, वो जो 4 प्रिंसिपल है उससे ही 2 क्वेश्चन बनने हैं। तो वो 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम देखेंगे, तो जहाँ हम इम्पोर्टेंट होगा बताएंगे। ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है इसलिए आपको जानना जरूरी। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सी प्रोग्राम मेन फंक्शन। यदि हम बोलें कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, ऑप्शन ए दे दें प्री प्रोसेसर से, ऑप्शन बी दे दें मेन फंक्शन से, ऑप्शन सी दे दें फ्रॉम क्लास से, ठीक है, ऑप्शन डी दे दें फंक्शन से। तो आपको बोलना है मेन फंक्शन से। एग्जीक्यूशन जो हमेशा होता है मेन फंक्शन से होता है। मेन फंक्शन में के बाद क्या होगा, वो आपका प्री प्रोसेसर में चले जाएगा। जैसे प्री प्रोसेसर में करेगा तो वो सारे जो आईओ स्ट्रीम के फंक्शंस है प्रोग्राम है वो वहाँ पर प्लेस कर देगा। तो मतलब एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो सोचिए ये जो आप प्रोग्राम जैसे रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, क्योंकि हमने बताया था यदि कोई भी यदि कर्नल से या आपको मान लीजिए कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, आपको सीपीयू से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि सीपीयू में ही अब प्रोग्राम जाना है, तो सीपीयू में जाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो जो भी हम फंक्शंस मेन फंक्शन जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन फंक्शन क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा भाई, जो डाटा हैगा वो सीपीयू के अंदर जाना है, सीपीयू के अंदर सोर्स कोड पूरा जाना है, उसी को फिर अरेंज करके कैलकुलेशन करवाना है।
इसके बाद बोला है कि ब्रैकेट जो है इस मतलब करली ब्रेस ओपनिंग और क्लोज सिग्निफिकेंट द स्टार्ट ब्लॉक ऑफ कोड। जो ओपनिंग ब्रेस है वो बताता है कि कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग ब्रेस बताएगा कि कोड यहाँ से एंडिंग हो गया। तो जनरली ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रदर्शित करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। इसके बाद फंक्शन बॉडी होती है, मतलब जो मैन के अंदर ब्रेस के अंदर जो होते हैं फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी में द नेम सी आउट का मतलब क्या है, इन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर आउटपुट। सी आउट का मतलब कैरेक्टर आउटपुट है एंड डिस्प्ले द वट एवर इज बिटवीन द डबल लेस देन ब्रैकेट। तो लेस देन ब्रैकेट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट देंगे वो चीज आपको प्रिंट होगा। ठीक है, डबल स्लैश के बाद जो भी डबल कोट्स में देंगे वो प्रिंट होगा। Symbols such as the double less than can also behave like function and are used with keyword cout। तो हमने जैसे बताया कि सी आउट जो है एक प्रकार से फंक्शंस का भी काम करता है, फंक्शन भी है जो कि आयु स्ट्रीम क्लास के अंदर है। ठीक है, उस फंक्शन का काम क्या है कि जो भी आप डबल कोट्स में देंगे उसको स्क्रीन में प्रिंट करना। द रिटर्न कीवर्ड टेल प्रोग्राम टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इंटीजर है हमेशा याद रखिए कोई भी फंक्शन होता है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न करता मतलब चाहे आपका नल करे, जीरो करे, चाहे वह कोई वैल्यू करे। जैसे मैंने आपसे, मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ तो समझ लो वाइड हूँ, मैं फंक्शन है वाइड मेन फंक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप केवल गेटिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा हूँ। यदि मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि भाई ये जो है कम्युनिकेशन चल रहा वहां पर रिटर्न हो रहा। जैसे हमने बोला भाई आपको समझ में आया, आपने बोला यस, तो ये रिटर्न हो गया। तो कहीं कहीं है जो होता है वाइट में होगा, कहीं कहीं होगा हमको रिटर्न भी है। तो यदि रिटर्न जीरो है दैट मीन फंक्शन जो है आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, दैट मीन जीरो आप करा सकते। यदि वाइड करा दिए तो फिर आपको जो रिटर्न शब्द ही नहीं लिखना है। आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंट्रोल रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा है, इसलिए जो वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिटर्न करना है। ठीक है, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखें एक प्रोग्राम और सिंपल सा है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम किया है, नेम स्पेस एसटीडी किया है, मेन, ये सब लिखने हैं। इन्होंने एक वेरिएबल लिया उसको प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने वाइड मेन लिखा है इंटीजर नंबर। देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन वही है जो सी का है, कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है INT नंबर। इसके बाद सी आउट का काम जो है प्रिंट एफ जो करता है वही काम कर रहा है। सी में आप प्रिंट एफ करते रहे, मतलब ऐसा लिखते रहे कि एंटर एन इंटीजर, ये आप लिखते रहे। वहां पर है सी आउट लिखते हैं। ठीक है, सी आउट डबल लेस देन एंटर एन इंटीजर। तो जो भी इंटीजर है तो सी इन मतलब क्या है, कैरेक्टर इनपुट नंबर में डालिए। इसके बाद आप लिखते रहे स्कैन एफ इंटीजर टाइप के लिए क्या करते रहे, %d। फिर रीड करके किस में डालना है, वेरिएबल नंबर में डालना है, तो ये आप नंबर लिखते रहे। तो ये सी का आप इस टाइप से लिख रहे थे सी में, उसी चीज को लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में, सी आउट डबल लेस देन एंटर एन इंटीजर। ठीक है, जैसे प्रिंट है एंटर एन इंटीजर, उसके बाद रीड करना है। ये जो है सी इन रीड करेगा, ये आपका डिस्प्ले करेगा। सी आउट जो होता है वो डिस्प्ले करता है, डबल कोट्स में जो लिखते हैं सी इन रीड करता है और उसको वेरिएबल में। तो यहाँ पे देखें एक सरल वे है, सी इन डबल कोट नंबर। यहाँ कितना कठिन है कि भाई आपको %d लिखना है, %s, %c या %ld, मतलब फॉर्मेट टू लिखना है यहाँ पर। और फिर एम्पल्सन करके नंबर बताना है एड्रेस में, यहाँ पे कुछ नहीं बताना है। यहाँ पर सीधे सी आउट लिखिए, एंटर योर नंबर। ठीक है, जो भी आपका होगा सीन कर लेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रीड किया नंबर में आ गया, उसके बाद प्रिंट कर दिया योर नंबर एंटर इज ये। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को वैल्यू को लिया, जैसे दिया कि एंटर एन इंटीजर, आपने 23 बोला
और तो आपको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट कराने के लिए जैसे यहाँ अपन नंबर का यूज करते रहे, यहाँ पर आपको डबल स्लैश वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को जो आप सी में लिखते रहे, इस लाइन को यदि सी में लिखेंगे तो आप लिखते रहे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ के बाद लिखते हैं आप यू एंटर्ड। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर समझ लो ये डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लिखते रहे, फिर आप नंबर लिखते रहे। तो नंबर के अंदर की जो भी वैल्यू है परसेंटेज डी यहाँ लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी। ठीक है, तो जो नंबर में है वो आपको परसेंटेज डी की जगह प्लेस कर दो, तो थोड़ा चेंज हो जाता है लिखने का तरीका। एक प्रोग्राम और देखे, दो संख्याओं को ऐड करना। सी प्लस प्लस में यदि दो संख्याओं को ऐड करना है तो ये तो कंपलसरी है, ये आपको समझ लो लिखना ही है। यहाँ पे वेरिएबल बनाया है INT फर्स्ट नंबर, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, सेकेंड अंडरस्कोर नंबर, थर्ड में सम बनाया। तो पहली वैल्यू इनपुट किया सी आउट से, एंटर टू इंटीजर, दो इंटीजर इनपुट किया। सी इन से रीड कर लिया फर्स्ट नंबर। फिर देखिए इन वाले में ब्रैकेट दूसरा होता है, याद रखिए, नहीं तो एक ही सा लिख देंगे। हमको ये याद रखना है कि सी आउट जब लिखते हैं तो लेस देन, ठीक है, जब सी इन लिखते हैं तो ग्रेटर देन। ये आपको याद रखना है, ये इनपुट डायरेक्टरी और आउटपुट डायरेक्टरी बोलते हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, आउटपुट करना है तो लेस देन, डबल लेस देन, और यदि रीड करना है तो ग्रेटर देन। तो यहाँ पर जैसे रीड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर रीड करना है। उसके बाद क्या करना है, सम बराबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये प्रिंट कर देना। और ये आउटपुट दिखाया है कि फर्स्ट नंबर को प्रिंट करो, फिर उसके बीच में प्लस लाओ। जैसे फर्स्ट नंबर आपने 25 किया तो 25 आएगा, इसके बाद प्लस प्रिंट कराया। उसके बाद सेकेंड नंबर जैसे 30 किया, उसके बाद ये बराबर लिखा आ जाएगा। फिर सम, सम में जो भी कैलकुलेट किया है ये लाइन कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, यदि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ समझ लो 55 आ रहा है, तो 55 आपको ये ऐसा शो करेगा। इसी चीज़ को यदि हम प्रोग्राम में लिखें तो देखें, जैसे ये बोला है एंटर फर्स्ट नंबर, हम यहाँ बोल रहे हैं एडिशन करते हैं दो नंबर को, सिंपल। तो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर जैसे n1 कर दिया पहला वेरिएबल, n2 n1 हो गया, दूसरा n2 ले लिया, और तीसरा हमने सम ले लिया। तीन वेरिएबल लिया है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर बोला तो उसको रीड करना है, ये तो आपका इनपुट हो गया। रीड करने के लिए क्या लगाते हैं, सीन और ग्रेटर देन सिंबल लगाना, और डालना किस में, वैल्यू को n1 में, तो ये समझ लो n1 में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सेकेंड नंबर करना है, इसी को हमने कॉपी किया, इसे अगेन पेस्ट किया, यहाँ पे लिख दिया कि भाई एंटर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर को रीड करिए n2 में डाल दीजिए, और दोनों को सम करना है तो क्या लिख दीजिए, सम बराबर भाई n1 प्लस n2, तो ये एडिशन कर देगा। इसके बाद इसका आउटपुट यदि आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर सपोज हमने आउटपुट प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए भी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करते हैं कि सी आउट लेस देन सम लिख देते हैं, ये कीवर्ड छपा आ जाएगा सम। इसके बाद वेरिएबल डालना है, ठीक है, इसमें वैल्यू प्रिंट कराना है इसके बाद, तो फिर डबल लेस देन लगाएंगे तो सम लिखा आ जाएगा, सम के बराबर में जो वैल्यू आई है, वैल्यू किस में है, सम में है, तो सम की वैल्यू को आउटपुट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ही लाइन में पूछ लेगा, इसलिए एंडल लगा दें ताकि नेक्स्ट लाइन में वो पूछे। एंडल करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद फिर एंडल कर देते हैं तो फिर पूछ लेगा भाई सेकेंड जो है अगला। एंडल यूज कर, गलत जगह यूज कर दिया, डबल कोट्स के बाद एंडल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम, इसको हम रन करते हैं तो क्या होता है, आपसे पूछा है एंटर फर्स्ट नंबर है, एंडल लगाया था तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, हमने ये दिया 20,
इसके बाद फिर पूछा है एंटर सेकेंड नंबर, एंडल दिया था तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाया, 30 किया। उसके बाद क्या है, हमने ऐड किया है, दोनों को ऐड किया तो वो आपका 50 आ गया। तो यदि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमने सी प्रोग्राम सीखा, सी लैंग्वेज, वैसे ही सी प्लस प्लस में है, कोई बहुत कठिन नहीं है। टर्मोलॉजी चेंज होती है, जैसे हमने बताया था कि वहाँ पर यहाँ पर आयो स्ट्रीम यूज कर रहे थे, ये लाइन की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। मैन वैसे ही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन सेम है, इसमें भी इंटीजर, फ्लोट, डबल ये सब चलेगा। प्रिंट टैब की जगह सी आउट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट की जगह डबल लेस देन यूज कर रहे हैं। स्कैन एफ की जगह सीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू का, बाकी जो सिंबॉलिक रिटर्न स्टेटमेंट है या लॉजिकल स्टेटमेंट है वो सेम रहते हैं। दो संख्याओं को जोड़ना है, ए प्लस बी ही करना है। जो ऑपरेटर होंगे वो सारे ऑपरेटर चलेंगे, जो आपका प्लस माइनस इंटू डिवीजन करते रहे वो सारे चलेंगे। लिखने का तरीका बस यहाँ चेंज हो रहा। इसके बाद देखें सी प्लस प्लस डाटा टाइप। सी प्लस प्लस डाटा टाइप्स में जनरली देते हैं, तो जैसे सी के सारे डाटा टाइप्स रहते हैं, सी प्लस प्लस के भी लगभग वही रहते हैं, कुछ कॉमन बढ़ जाते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड है, जो पहले से है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सिस्टम डिफाइंड है, पहले से बना है, यूजर नहीं बनाता है। जैसे देखिए बोला है बिल्ट इन या फंडामेंटल डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप मतलब बिल्ट इन डाटा टाइप या डिफॉल्ट डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप, जो कंप्यूटर में पहले से ही सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप, जो डाटा टाइप हम बनाएंगे, किसी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप से नया डाटा टाइप बनाएंगे। इसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगा, 3 प्रकार। यहाँ पर आ जाए जैसे सी सी प्लस प्लस में, तो प्राइमरी डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप, यूजर डिफाइन है। तो प्राइमरी में हमने बोला इंटीजर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, फ्लोटिंग है, डबल है, वाइड है, वाइड कैरेक्टर है। तो इतने प्रकार के हो गया। डिराइव्ड में आपका फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है, रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपका फंक्शन एक नया पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड में जो है ये क्लास आपका नया है, बाकी स्ट्रक्चर पुराना है, यूनियन पुराना है, इनम पुराना है, टाइप डेफ भी है पुराना। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या है, आप फंक्शन और क्लास की ही बात नया करेंगे, बाकी जो पुराना है वही सारा चीज रहेगा। बाकी डेटा टाइप में कुछ नया चीज हम नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पूरा लिखा है, शॉर्ट में ही लिखेंगे इसको अपन। इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, ये सारा चीज रहेगा, स्ट्रिंग और रहेगा। primitive data type, these data types are built-in data types and predefined data types and can be used directly by user to declare variable, डायरेक्टली वेरिएबल। तो जनरली यदि हम इसमें बात करें तो क्या क्या होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वैल्यूलेस या वाइड या वाइड कैरेक्टर। तो वाइड कैरेक्टर के बारे में भी हमने नहीं बताया है। वाइड कैरेक्टर मतलब जो ASCII वैल्यू में हम प्रिंट करेंगे, तो उस टाइप से हम देखेंगे वाइड कैरेक्टर का। डिराइव डाटा टाइप जो है, डाटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डाटा, मतलब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जो डिफॉल्ट डाटा टाइप से है, उसी डाटा टाइप से हम कुछ नया बनाएंगे। जैसे हम यदि एरे की बात करते हैं, यदि आपने एरे बनाया है, एरे हमने सीखा है, तो एरे में क्या लिखते हैं कि जैसे INT हमने लिखा, एक एरे बनाया नंबर नाम का, और उसमें हमने दे दिया कि 5। इसका मतलब क्या है कि भाई अब एरे है, मतलब 5 ब्लॉक ओपन करना है, और उस 5 ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू आएगी, जैसे 2, 5, 6, 4, 6, 8, ये इंटीजर वैल्यू आ रही, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, देखिए इंटीजर शब्द है ना, तो आप क्या है, ये डिराइव कर रहे हैं, इंटीजर से ले रहे हैं, जो बिल्ट इन डाटा टाइप से है उसी से एक नया डाटा टाइप आपने बनाया है एरे, जो कंबाइन कर रहा है, मतलब 5 नंबर को एक साथ उसमें इंस्टॉल कर रहा है। तो डिराइव डाटा टाइप क्या है, जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसी से नया डाटा टाइप आप बनाते हो। जैसे फंक्शंस बनाओगे, तो फंक्शन से यदि हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीजर फंक्शन जैसे लिखा हमने ऐड, ठीक है, या हम वॉइड डाटा टाइप यूज करेंगे, या हम फ्लोट लिखेंगे, इसको फ्लोट ऐड। तो क्या फंक्शन में भी हम चाहें तो फंक्शन को भी वेरिएबल रूप में डिक्लेयर करेंगे कि इंटीजर है, वॉइड है, फ्लोट है, किस टाइप से।
इसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर भी आपका डिराइव डेटा टाइप है, क्योंकि पॉइंटर को कैसे लिखते हैं, INT स्टार PTR। तो ये एक्चुअली क्या ऑलरेडी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव से ही आपने एक नया डाटा टाइप बनाया, पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप मतलब ऐसा डेटा टाइप है या ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, रेफरेंसेस माने एड्रेस, तो एड्रेस का यूज हम करेंगे जनरली, जो एम्पल्सन है जो लिखते हैं ये एड्रेस कहलाएगा। तो ए के एड्रेस, बी के एड्रेस, जब पॉइंटर होगा तो एड्रेस भी होगा, और एड्रेस को ही हम रेफरेंस यहाँ बोलेंगे, रेफरेंसेस भी जो होंगे एड्रेस को ही हो। जब किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल के एड्रेस को भेजते हैं तो वैल्यू ऑफ रेफरेंस भी हम उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद कुछ नए डाटा टाइप हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जो हम खुद बनाएंगे, जैसे क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इन्यूमरेशन हो गया, टाइप डेफ है, ये आपका क्या है, यूजर डिफाइंड। इसे यूजर खुद बनाता है। जैसे हमने बोला ना कि क्लास हमने बनाया, क्लास स्टूडेंट बनाया, तो ये आपने स्टूडेंट नाम दिया है। अब इसके अंदर डाटा टाइप क्या होगा, आप बता रहे हैं कि भाई इसमें इंटीजर रोल नंबर है। ठीक है, ये आप बता रहे हैं, पहले से नहीं। आप बता रहे हैं इसमें कि क्लास, ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर टाइप का क्लास है, ए है, क्लास है, 1 में है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली क्या है, यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है कि कितने वेरिएबल चाहिए, कितने फंक्शन चाहिए, खुद बना लेता है। इसीलिए क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, टाइप डेफ, डिफाइन डेटा टाइप, सब ये आपका डिराइव डेटा टाइप कहलाते हैं। तो यदि किसी भी डेटा टाइप का साइज पता लगाना है तो हमने बताया था साइज ऑफ ऑपरेटर होता है सी का, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला है साइज ऑफ कैर, ये कैरेक्टर का साइज लेना है तो कैरेक्टर क्या होता है, 2 बाइट का लेता है। इंटीजर जो है आपका यदि 64 बिट है तो 4 बाइट का लेगा। लॉन्ग जो है आपका 8 बाइट का लेगा। फ्लोट जो है 8 बाइट का लेगा। ठीक है, ये 4 बाइट का लेगा। इसके बाद डबल जो है वो 8 बाइट का लेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, ये आउटपुट में साइज ऑफ कैरेक्टर बोले हैं तो नंबर ऑफ बाइट कितना ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इंटीजर बोल रहे हैं साइज ऑफ, तो इंटीजर की वैल्यू को लेके आएगा। लॉन्ग बोलेंगे तो लॉन्ग लेके आएगा। तो ये जो स्पेस है वो हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है या 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी साइज क्या होगी। C++ कीवर्ड में बात करें तो कीवर्ड जनरली होता टोकन्स के अंदर आते, ये हमने पढ़ा था। तो सर ये इसमें डिटेल, साइज नहीं पूछते हैं सर पेपर में? नहीं नहीं नहीं, साइज वाइज देखे, साइज नहीं पूछते हैं। साइज पढ़ना है तो सी का ही साइज पढ़ना है, इसमें अलग से साइज नहीं है। ठीक है, इसमें भी लिखवा देंगे तो वही साइज लिखवाएंगे, इसीलिए हमने बोला कि सी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अपन स्किप करेंगे। ठीक है, मतलब साइज वही पढ़ना, C++ में अलग नहीं होता है, वेरिएबल डाटा सब वही है, साइज भी वही रहेगा। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर जनरली, कि इसमें सारा चीज पढ़ेंगे। यदि कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड कितने होंगे इसमें, आपका 1 2 3 4 5 6, और 6 4 जा 24, 24 होते हैं। उसमें अपन ने 32 कीवर्ड पढ़ा था सी में, सी से थोड़े कम है। जब हम जावा पढ़ेंगे तो उसमें 48 पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे। तो इसमें जो होते हैं लगभग 24 कीवर्ड होते हैं। एसएम, डबल, न्यू, स्विच, ऑटो, एल्स, ऑपरेटर, टेम्पलेट, ब्रेक, इनम, प्राइवेट, दिस, केस, एक्सटर्न, प्रोटेक्टेड, थ्रो, कैश, फ्लोट, पब्लिक, ट्राई, केयर, फॉर, रजिस्टर, टाइप टैग, ये सारे कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम आप बोल सकते हो, एक प्रकार से कीवर्ड है। कीवर्ड दैट मीनिंग हैज ऑलरेडी डिफाइंड एंड रिजल्ट एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल नेम, पहले से ही डिफाइंड है ये C++ की डेफिनेशन में, जिसमें हम क्या है किसी भी वेरिएबल के नाम पर इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि INT न्यू,
ठीक है, INT न्यू करेंगे एरर दे देगा। न्यू इज अ रिजर्व वर्ड that meaning has already defined that cannot be used in name of variable। ऑपरेटर ऑलरेडी है, दिस पहले से ही डिफाइन है, थ्रो पहले से डिफाइन। दैट मीन्स ये शब्द जो है, इन शब्दों को प्रोग्राम में यूज नहीं करना है इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। बाकी यूज करिए, आप ऐसा लिख सकते हैं कि डबल ए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना आप लिखेंगे INT लिखेंगे भाई, INT ए बी सब लिखेंगे। तो यहाँ पे शायद थोड़ा कुछ और भी वेरिएबल यूज होंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ सी का तो कॉमन रहता ही है, सी के रहेंगे, सी के एडिशनल रहते, तो जनरली इतना मेन कॉन्सेप्ट बताया गया कि इतना यूज होना है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल जो है इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे, जिसमें जो आने लायक होगा एग्जाम में उस पर हम फोकस करेंगे। और वो जो हमारा मेन चालू होगा यहीं से चालू। ये शुरू वाला में जो है आपका मोस्ट IMP जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल है। ये एलिमेंट ऑफ सी आप पूरा भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा इससे, ठीक है। फंक्शन से भी आपका इसमें नहीं आना है, आपको आएगा क्लास और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, ये वाला पूछेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, ड्राइव क्लास, इनहेरिटेंस, पॉइंटर, वर्चुअल, ठीक है, ये समझ लो यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा क्लास लाइब्रेरी, तो मतलब यहाँ तक पूछेगा। तो कल की क्लास में अपन देखेंगे मेन, ठीक है। फंक्शन क्लास तो आधा है, 3 क्लास में ये है, 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। मतलब कल पढ़ेंगे और परसों ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो लेंगे DBMS लेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला, ठीक है। मतलब अपन ऐसा लेके चल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग भी हमारा होते जाए, वो भी होते जाए और दिक्कत न जाए। कि उसके बाद जावा है, तो जावा में भले आपको हेडिंग नहीं दिया है, जावा लैंग्वेज और जावा लाइब्रेरी आपको इतना ही दिया है। यदि इतना पढ़ेंगे तो आधे घंटे में आपको बता देंगे पूरा, ठीक है। परंतु आता है वो डीपली, आपको बोल रहा ना, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू जावा। और हाँ तो सर टॉपिक डीप 2, पढ़ा दीजिए उसको। हाँ तो वही है ना, क्योंकि अपन जितना भी जावा में बहुत क्वेश्चन पूछा है आपको देखें, तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। मगर आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको सी हमने पढ़ाया, C++ जब पढ़ा देंगे तो जावा में भी हम एडिशनल पढ़ाएंगे, बाकी चीज वही रहेगा, तो वो भी इजी आपको समझ में आ जाएगा। तो चले इतना ही देखते हैं, कल इसके आगे की क्लास अपन करेंगे। और कुछ यदि कल पूछना हो तो कल की क्लास में स्टार्टिंग में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ओके। इसको सर, आज के नोट्स दे देंगे क्या सर, आज वाले? देखिए यही स्लाइड हम भेज सकते हैं, या आपको चाहिए तो इंग्लिश में, ठीक है। हाँ इंग्लिश इंग्लिश, में ही सर, ओके। इंग्लिश में चाहिए तो जैसा है वैसा है, जैसे ये दिख रहा है ना, यही हाँ भेज हाँ सर, देंगे। इसको इंग्लिश, बाकी बाद में हम इंग्लिश में। सर कंबाइन करके हिंदी, हाँ जी। ऐसा कीजिए नहीं सर, इंग्लिश की स्लाइड आप भेज दीजिए, बाद में जब भी नोट्स तैयार करें तब हाँ उनमें हाँ भेजते रहिए। ठीक है, ये जैसा है ना एडिटिव ऐसे ही भेज देंगे, तो आपको पढ़ने के लिए होगा हाँ, कि क्योंकि जैसे सर आप। ऐसा फिर हम वेट करते रहते हैं कब नोट्स आएंगे, तो उससे ना बेहतर ना ये ना आप वो ये तो भेज है, दीजिए, वो हम जो है तो वो वो भेज, इजी रहेगा थोड़ा। क्योंकि ये चीज़ आप समझे हैं। और इसी चीज़ को हम वीडियो भी भेज देंगे, रिकॉर्डिंग जैसे चालू है वो भी भेज देंगे, हाँ सर, तो क्लास वो थोड़ी भी। छूट जाती है हम लोगों की ना, हाँ खास करके हाँ। हमारी ड्यूटी रहती है नाइट, कभी कभी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो आधी नहीं तो क्लास हम हम देख पाते हैं, इसीलिए आधे देखिए आपको वही फैसिलिटी की वीडियो कंटिन्यू इसमें डाल रहे हैं, कि आप भाई एक बार नहीं आया 2 बार समझ लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम भोजन कर रहे होते या घर में कोई अचानक आ गया तो उसमें ध्यान नहीं देते। और अभी देखो 9 ही लोग अटेंड कर रहे हैं, तो 1 2 पता चला किसी कारण बस छुट्टी में है, नहीं कर पाते हैं, तो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। ओके सर। ओके। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।